नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है दीपक। स्वागत करता हूं आपका करेक्टर जी पर। मंजिलें क्या हैं, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। हमें भी हौसले अपने बहुत ऊंचे रखने हैं, रास्ते तो ऐसे ही तय हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। आज है 21 मार्च 2023। देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। पहला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 8 मार्च, 16 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च। तो आंसर है 21 मार्च, यानी कि आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, या फिर इसी को ही यहाँ पर देखिए विश्व वानिकी दिवस, दोनों एक ही चीज़ें हैं। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस, ये 21 मार्च को मनाया जाता है। और ऑप्शंस की बात करते हैं। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो हो गया 8 मार्च को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि उस दिन सरोजिनी नायडू का जन्मदिन आता है, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, 20 मार्च अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस, और 21 मार्च को हम लोगों ने देख लिया अभी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस या फिर विश्व वानिकी दिवस। पेड़ों के महत्व के विषय में जन जागरूकता फैलाने के लिए प्रतिवर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व वानिकी दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। ये बहुत अच्छी टैगलाइन लिखी हुई है, जब होंगे वन सुरक्षित तभी होगा हमारा कल सुरक्षित। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। ये हर साल रिपोर्ट निकलती है और ये इम्पॉर्टेंट है। और देखिए 20 आज 21 तारीख 21 मार्च और कल थी 20 मार्च, तो 20 मार्च को कौन सा दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस। और अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस 20 मार्च के दिन ही ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जाती है हर साल, ठीक है। तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन हैं 136, 125, 120 या 97। तो आंसर है 125। अंतर्राष्ट्रीय खुशी दिवस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई। जारीकर्ता कौन है, कौन इस रिपोर्ट को जारी करता है, तो वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। ये एक संस्था है, नाम हम लोग को ध्यान रखना है जारीकर्ता का भी, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। यह रिपोर्ट पहली बार कब जारी की गई थी, 2012 में, और तब से ये कंटिन्यूस जारी की जा रही है। और 2023 में जो रिपोर्ट जारी की गई है, कितने देशों पर जारी की गई है, 137 देशों पर, कुल 137 देशों पर यह रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें पहले स्थान पर कौन है, फिनलैंड है। लगातार छठवीं बार फिनलैंड पहले स्थान पर है। दूसरे पर है डेनमार्क, तीसरे पर है आइसलैंड। हमारा भारत किस स्थान पर है, 125वें, 125th। 137 में से 125वें स्थान पर भारत है, और 137वें स्थान पर मतलब कि अंतिम स्थान पर कौन है, वो है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान 137वें स्थान पर है, भारत 125वें स्थान पर है, पहले पर है फिनलैंड, जो कि लगातार छठवीं बार टॉप किया है इसने। अब आगे देखते हैं। ये रिपोर्ट UN यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने जारी की है। अब ये किस आधार पर जारी की जाती है, मतलब रिपोर्ट का कुछ ना कुछ पैमाना होगा, जो मतलब एक तरीके से देशों को रेटिंग दी जा रही है, तो उसके लिए कोई ना कोई पैमाना सेट करते होंगे, पैरामीटर्स, कोई ना कोई आधार होगा। तो वो आधार क्या है, प्रति व्यक्ति आय, सामाजिक स्थिति कैसी है, जीवन प्रत्याशा कैसी है उस देश की, आज़ादी, भ्रष्टाचार, उदारता जैसे फैक्टर्स का विशेष ध्यान रखा जाता है। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे रेटिंग्स दी जाती है, रैंकिंग की जाती है। अब देखिए यहाँ पर भारत की रैंक कितनी है, 125th, ठीक है, 125वीं रैंक। और वहीं हम लोग देखें तो भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की रैंक कितनी है, 108, म्यांमार की 72, नेपाल की 78, बांग्लादेश की 102 और चीन की 64। अब इतना हम लोग को पड़ोसी देश का याद रखना नहीं है, बिल्कुल नहीं याद रखना है। इवन पाकिस्तान का या बांग्लादेश का भी याद नहीं रखना हम लोगों को। बात यहाँ पे क्या है, और देखिए रूस की रैंक क्या है, 70, यूक्रेन की क्या है, 92। रूस और यूक्रेन में पिछले लगभग 1 साल से जंग चल रही है ना, लोग वहाँ पे परेशान हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये पाकिस्तान, जहाँ पे इतनी महंगाई हो गई है, लोग बहुत परेशान हैं, उसके बाद भी मतलब ये एक तरीके से रैंकिंग बहुत अनफेयर है एक तरीके से। मतलब ये रैंकिंग जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट निकाली जाती है, भारत को 125वें रैंक पे रखा गया है।
मतलब यहाँ पे ये नहीं देखा जाता कि भारत एक तो मतलब सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है भारत, इतनी बड़ी आबादी को संभाल रहा है। उसके बाद फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, ये सब छोटी छोटी आबादी के देश हैं, इनको संभालना थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन भारत एक तो इतनी तेज़ी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है, उसके बाद ये रैंकिंग थोड़ी सी अनफेयर लगती है। अब यहाँ पे अफ़गानिस्तान 137वें स्थान पे है, तो इसका चलिए थोड़ा समझ में आता है, आतंकवाद वहाँ पे फैला हुआ है, ये सब चीज़ें। लेकिन ये पड़ोसी देशों में पाकिस्तान भारत से अच्छा रैंक है, बांग्लादेश भारत से अच्छा रैंक है, ये सब चीज़ें थोड़ी सी समझ के पार हैं। और रूस है, यूक्रेन है, युद्ध चल रहा है, उसके बाद भी देखिए 70 रैंक भारत से कितना आगे, 92 रैंक भारत से कितना आगे। तो इस रैंकिंग का तो खैर भगवान ही मालिक है, लेकिन ये क्योंकि इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग को पढ़ना है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, भारत की रैंक कितनी है? 125। पहले रैंक पे कौन है? वो है फिनलैंड, और अंतिम रैंक पे कौन है? अफ़गानिस्तान। चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री भारत में 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत। तो आंसर है जापान। ये हैं जापान के प्रधानमंत्री, पता नहीं बहुत ही मज़े से शायद गुपचुप खा रहे हैं मोदी जी के साथ। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भारत की आधिकारिक यात्रा पर हैं। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 19 से 21 मई के दौरान आयोजित होने वाले, कहाँ पे? हिरोशिमा में आयोजित होने वाले G7 देशों के नेताओं की समिट के लिए आमंत्रित किया है। तो ये अभी आधिकारिक यात्रा पर हैं, 2 दिवसीय, 2 दिन के लिए आए हैं। तो इन्होंने पहला तो क्या किया, नरेंद्र मोदी सर को G7 जो इनके यहाँ समिट होने वाला है, G7 देशों के नेताओं की समिट होने वाली है मई में उसके लिए आमंत्रित किया कि आप वहाँ पे आइए, और किन किन चीज़ों पे चर्चा की गई? डिफेंस और सिक्योरिटी, व्यापार और निवेश के साथ साथ उच्च प्रौद्योगिकी सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बातचीत के लिए भारत आए हैं। मतलब इन मुद्दों पे बात भी हो जाए, डिफेंस और सिक्योरिटी है, व्यापार और निवेश है, उच्च प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, साथ ही दोनों देशों के संबंध भी प्रगाढ़ बने रहें, अच्छे से बने रहें, इन चीज़ों के लिए ये भारत आए हैं। और किसी भी देश का कोई एक प्रमुख जो होता है, वो अगर दूसरे देश में पर्सनली जाके विज़िट करता है, मिलता है वहाँ के प्रमुख से, तो बहुत ही संबंध मजबूत होने की चांसेस वैसे ही बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडियन वेल्स मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस हैं कार्लोस अल्काराज, डेनियल मेदवेदेव, राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच। तो आंसर है कार्लोस अल्काराज। ये है कार्लोस अल्काराज। कार्लोस अल्काराज ने इंडियन वेल्स टाइटल का खिताब जीता है। स्पेन के कार्लोस अल्काराज, देखिए कहाँ के हैं? स्पेन के कार्लोस अल्काराज ने रूस के डेनियल मेदवेदेव को हराया और इंडियन वेल्स मास्टर का सिंगल्स का टाइटल अपने नाम किया। इसके साथ ही कार्लोस अल्काराज वर्ल्ड ATP रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंच गए हैं। पहले कौन थे? नोवाक जोकोविच, अब उनको पीछे करके नंबर 1 पे पहुंच गए हैं। ATP का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। चलिए और ऑप्शंस के थ्रू देखते हैं। कार्लोस अल्काराज ये हो गए स्पेन से, डेनियल मेदवेदेव ये हो गए रूस के, राफेल नडाल ये भी हैं स्पेन से, नोवाक जोकोविच ये खेलते हैं सर्बिया देश के लिए। तो अब अगला प्रश्न देखते हैं। एफिनडेक्स 2023 किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? एफिनडेक्स 2023 ये एक अभ्यास है, एक्सरसाइज है, किन 2 देशों के बीच शुरू हुआ है? तो देखिए नाम से अगर हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, AF से क्या हो सकता है? अफ्रीका, IND इंडिया, EX से एक्सरसाइज है ना, तो यहाँ से निकल जाएगा आंसर। ऑप्शंस क्या थे? भारत अमेरिका, भारत फ्रांस, भारत अफ्रीका, भारत ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर है भारत अफ्रीका। एफिनडेक्स 2023 अफ्रीका और भारत के बीच एक प्रशिक्षण अभ्यास है, ट्रेनिंग एक्सरसाइज है, जो कि भारतीय सेना के द्वारा आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास 21 मार्च से, मतलब कि आज से स्टार्ट होगी और 30 मार्च तक चलेगी। 28 मार्च को अफ्रीकी चीफ कॉन्क्लेव भी आयोजित होगा। कॉन्क्लेव मतलब कि एक तरीके से एक मीटिंग होगी, वो आयोजित होगी। और कॉन्क्लेव में कितने देशों के शामिल होने की उम्मीद है? मीटिंग में लगभग 22 देशों के शामिल होने की उम्मीद है। और जो एक्सरसाइज है, प्रशिक्षण अभ्यास है, उसमें 20 देश शामिल हो सकते हैं। और इस अभ्यास का उद्देश्य क्या है? दोनों देशों के बीच समन्वय स्थापित करना, कोऑर्डिनेशन बनाना और संबंधों को मजबूत करना। यह इस अभ्यास का दूसरा संस्करण होगा। पहला एक बार हो चुका है, अब ये दूसरी बार हो रहा है। तो
एफ इंडेक्स किसके बीच हो गया, अफ्रीका और भारत के बीच 21 मार्च से 30 मार्च तक चलने वाला है और इसमें लगभग 20 देशों के शामिल होने की संभावना है। अगला प्रश्न देखते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ बनाया जाएगा। ऑप्शंस हैं चीन, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान। तो इसका आंसर है साउथ कोरिया, दक्षिण कोरिया। अच्छा देखिए, अगर ऑप्शंस जो दिए हैं इन ऑप्शंस में से अगर मैं चीन को हटा दूं, चीन को एक बार के लिए काट देते हैं और यहाँ लिख देते हैं USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर अमेरिका। तो अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान, ये 4 देश, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान और जापान, ये 4 देश मिल करके एक ग्रुप का निर्माण करते हैं जिसे क्या कहते हैं, चिप 4 कहते हैं। ठीक है, चिप 4, क्योंकि सेमीकंडक्टर के लिए ये चारों ही कंट्रीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसीलिए चिप 4 नाम का एक ग्रुप ये चारों कंट्रीज़ बनाती हैं और ये ग्रुप का नाम आपको ध्यान रखना है और ये भी आप याद रखिएगा। चिप 4 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, अमेरिका, दक्षिण कोरिया, ताइवान, जापान, ये चारों आप याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया में दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। यह घोषणा किसने की है, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यू सुक योल के द्वारा यह घोषणा की गई है। दक्षिण कोरिया की वैसे राजधानी क्या है, सियोल। सैमसंग कंपनी के द्वारा यह चिप निर्माण केंद्र स्थापित किया जाएगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में स्थापित किया जाएगा। किसके द्वारा स्थापित किया जा रहा है, सैमसंग कंपनी के द्वारा। और इस निर्माण केंद्र को स्थापित करने में लगभग 230 अरब डॉलर, 230 बिलियन डॉलर निवेश करने की योजना है। तो ये है दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र। कहाँ स्थापित किया जाएगा, दक्षिण कोरिया के सियोल में, साउथ कोरिया के सियोल में। घोषणा की थी राष्ट्रपति यू सुक योल ने। और किसके द्वारा ये स्थापित किया जाएगा, किस कंपनी के द्वारा, सैमसंग कंपनी के द्वारा ये स्थापित किया जाएगा। अब अगर एक बार बात करते हैं कि सेमीकंडक्टर चिप है, तो ये सेमीकंडक्टर होता क्या है। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, ना ही पूरी तरीके से चालक है ना ही पूरी तरीके से कुचालक है। तो सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक होता है और इसके कुछ एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये सेमीकंडक्टर होते हैं जो कि आज बहुत ही बड़ी मात्रा में, चाहे वो मोबाइल्स हों, कार्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं। तो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब सेमीकंडक्टर्स के कुछ एग्जांपल्स हैं। अच्छा वैसे अगर साउथ कोरिया और एक और देश है नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, इन दोनों के बीच में एक बाउंड्री लाइन है जो दोनों को डिवाइड करती है। तो वो कौन सी है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। तो ये भी हम लोग को याद रखना है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच, दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच डिवाइडिंग लाइन कौन सी है, 38 डिग्री पैरेलल लाइन। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कितने राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन है 5, 7, 9 या 10। तो आंसर है 7। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 7 राज्यों में PM मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई है। मित्रा योजना का संबंध किससे है, कपड़ा उद्योग से। तो एक बार मित्रा का फुल फॉर्म देख लेते हैं, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल, मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन्स एंड अपैरल। तो मित्रा योजना का संबंध है कपड़ा उद्योग से। प्रत्येक और कितने 7 राज्यों में 7 टेक्सटाइल पार्क निर्माण किए जाने वाले हैं और प्रत्येक पार्क के निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे, 500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाएंगे। और वो 7 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। 7 राज्य कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक। इन पार्कों में होगा क्या, ये मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने से इन पार्कों में कपड़ा उद्योग का विश्व स्तरीय ढांचा होगा। इससे भारतीय कपड़ा उद्योग वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएगा और प्रशिक्षण और शोध को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, नए नए इनोवेटिव आइडियाज़ भी इससे मिलेंगे हम लोगों को और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे हम लोग। अगला प्रश्न क्या है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बने हैं। ऑप्शंस हैं कार्लोस अल्काराज, रोहन बोपन्ना, मैथ्यू एबडेन, राफेल नडाल। तो आंसर है रोहन बोपन्ना। ये हैं भारत के
रोहन बोपन्ना। हाल ही में रोहन बोपन्ना ने ATP मास्टर्स 1000 का खिताब अपने नाम कर लिया है। ऐसा करने वाले वह सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं। कितनी उम्र हो गई इनकी? 43। 43 वर्षीय बोपन्ना ने अपने ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार, इनके जो साथी हैं, डबल्स में इन्होंने खिताब जीता है, ठीक है, डबल्स में। तो इनके साथी जोड़ीदार जो कि ऑस्ट्रेलिया से हैं, मैथ्यू एबडेन, इनके साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स में डबल्स का फाइनल्स में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। डबल्स के फाइनल्स में यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। ATP का फुल फॉर्म क्या है, ये हमने पहले भी देखा अभी कुछ समय पहले, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। तो यहाँ पे ATP मास्टर्स 1000 का खिताब किसने अपने नाम किया? रोहन बोपन्ना ने। ऐसा करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बन गए हैं 43 वर्षीय बोपन्ना। और इनके जोड़ीदार कौन थे? ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एबडेन। इनके साथ इंडियन वेल्स मास्टर्स में डबल्स के फाइनल्स में यह रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय उच्चायोग के द्वारा चलाया गया अभियान मिशन लाइफ कहाँ संपन्न हुआ? ऑप्शन है बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार। तो इसका आंसर है बांग्लादेश में मिशन लाइफ आयोजित हुआ, संपन्न हुआ। बांग्लादेश के ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। बांग्लादेश के ढाका में भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा चलाया गया सप्ताह भर का अभियान का नाम क्या था? मिशन लाइफ, वो संपन्न हो गया। अभियान मिशन लाइफ, ये मिशन लाइफ किस लिए चलाया जा रहा था, मतलब इसका पर्पस क्या था? तो पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया गया था। पर्यावरण के लिए जीवन शैली की अवधारणा को लोकप्रिय बनाने के लिए आयोजित किया गया था। कुल मिला के पर्यावरण संरक्षण के लिए ये मिशन लाइफ चलाया जा रहा था। अब ये स्टार्ट एक्चुअली में हुआ कहाँ से था? तो इसको हमारे देश के प्रधानमंत्री PM मोदी ने स्टार्ट किया था। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? 2021 में ग्लासगो में जब संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, ग्लासगो में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ था, उस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन लाइफ की घोषणा की गई थी। इसके उस समय घोषणा की गई थी और उसके एक साल बाद 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लॉन्च कर दिया गया था। और अब 2023 में मिशन लाइफ, इस अभियान का आयोजन कहाँ किया गया? बांग्लादेश में किया गया। एक तरीके से यही संदेश देने के लिए कि पर्यावरण से बढ़ के कुछ नहीं है, पर्यावरण की संरक्षण करना हम लोगों की सभी की जिम्मेदारी है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विक रिवीजन। जो हमारी लास्ट क्लास थी उसका हम लोग एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। बिपिन द मैन बिहाइंड द यूनिफॉर्म किताब के लेखक कौन है? आंसर है रचना बिस्वत रावत। BPCL के MD और CEO कौन बने हैं? आंसर है G कृष्ण कुमार। अगला प्रश्न, भारतीय रेलवे ने कब तक शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? आंसर है 2030 तक। अगला प्रश्न, हाल ही में अमेरिकी सेनेट द्वारा वायुसेना के सहायक सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है रवि चौधरी। अगला प्रश्न, टाइम मैगजीन के द्वारा विश्व की 50 महानतम स्थानों की सूची में भारत के कौन से स्थान शामिल हैं? आंसर है A और B, मतलब मयूरभंज, उड़ीसा का मयूरभंज और लद्दाख। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य में 19 नए जिलों के गठन की घोषणा की गई है? तो आंसर है राजस्थान। ओके, थैंक यू। ये थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।